टू ऑल। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एम्स ऋषिकेश 2023 के पेपर रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, जो एम्स ऋषिकेश के पेपर में 2023 में जो एम्स ऋषिकेश का पेपर हुआ था उसके अंदर जो क्वेश्चंस आए थे और जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जैक्ट याद नहीं रहते तो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन रहे थे वो सब हम कवर करेंगे। तो इसको मैंने दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया है क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं होने की वजह से कि मान लो कि जैसे कोई DCT पे से क्वेश्चन आया था, अब जो क्वेश्चन याद में था लिखा हुआ उससे रिलेटेड अपन ने 2-3 क्वेश्चन और बना लिए हैं। ठीक है, इस तरीके से दो पार्ट में इसके एम्स ऋषिकेश का जो क्वेश्चन पेपर है वो डिवाइडेड करा है अपन ने। पार्ट 1 में हम देखेंगे इसे टोटल 69 क्वेश्चन और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है AMCRE 25 पार्ट 2 के लिए। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं प्रिपेयर कर रहे हैं AMCRE 25 पार्ट 2 का, उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अभी तक हम अपलोड कर चुके हैं AMCRE का जो दिसंबर 2023 में पेपर हुआ था उसके जो क्वेश्चंस थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम एम्स जोधपुर का भी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एम्स ऋषिकेश का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक और बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ज़रूरी और जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए वो है एस्पायरेंट्स की टेस्ट सीरीज़। ठीक है, जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं रेडियोग्राफर के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, वो एस्पायरेंट्स की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली और यूज़फुल है आपके लिए। ठीक है, नॉलेजेबल टेस्ट सीरीज़ है ये। इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है, ओनली 309 के अंदर आपको रेडियोलॉजी का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। सारे एग्ज़ाम्स के लिए सूटेबल है ये, चाहे एम्स हो, PGI हो, KGME हो या फिर रेलवे का। ठीक है, क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं एस्पायरेंट्स आपको इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर, सारे एग्ज़ाम के टेस्ट पेपर, सारे MCQs की PDF भी अवेलेबल होगी, टॉपिक वाइज कंटेंट भी आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको 15,000 प्लस वन लाइनर सॉल्यूशंस मिलेंगे और चैट डाउट सपोर्ट भी अवेलेबल होगा। ठीक है, इसी के साथ एक और इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए वो ये है कि जो भी स्टूडेंट ये बाय करते हैं, नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इस टेस्ट सीरीज़ की, तो आप 5% ऑफ और ले सकते हैं इस पर रेडिएशन कोड लगा के। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले एज अ प्रैक्टिस सेशन, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले। तो लिंक टेस्ट सीरीज़ का नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिंक पे क्लिक करके जब आप उसको ओपन करोगे तो आप प्रोमो कोड रेडिएशन लगाओगे तो आपको 5% ऑफ और मिल जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर देते हैं हमारी आज की क्लास को फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन स्पायरल सिटी पिच 1 लीड्स टू। स्पायरल सिटी के अंदर पिच, अगर पिच 1 है, पिच की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ। पहला ऑप्शन है कॉन्टिजियस स्लाइस स्कैनिंग, 50% ऑफ द स्लाइस थिकनेस, ओवरलैप इन द स्लाइसिस, गैप्स इन बिटवीन द स्लाइसिस, या फिर मोर पेशेंट रेडिएशन डोज इन कंपैरिजन विद द पिच 2। तो भाई पिच होता क्या है, पिच होता क्या है, टेबल मोमेंट पर रोटेशन अपॉन स्लाइस थिकनेस। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है, हमारा पिच का। तो अगर पिच 1 है, अगर पिच 1 है तो ना ही ओवरलैप होगा, ना ही गैप होगा। अगर पिच 1 है तो क्या हो जाएगा, स्लाइसिस पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, कॉन्टेजियस। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर पिच 1 है तो जो टेबल मूवमेंट है गैनेटरी के रोटेशन के साथ वो उतना ही होगा जितना कि स्लाइस थिकनेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, ओवरलैप कब होता है, ओवरलैपिंग कब होगी, जब जो पिच है वो क्या होगी, लेस देन 1। ठीक है, और अगर पिच है ग्रेटर देन 1, अगर अगर पिच है ग्रेटर देन 1 तो क्या हो जाएगा, गैप। ठीक है, तो परफेक्ट क्या हो गई भाई, पिच की वैल्यू अगर 1 है तो कॉन्टेजियस होगी, ना गैप ना ओवरलैप। वहीं अगर पिच की वैल्यू लेस देन 1 है तो ओवरलैपिंग होगी साइजेस की, और पिच की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो जाएगा, गैप होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग माइलोग्राफी कॉन्ट्रास्ट मीडियम इज इंट्रोड्यूस इनटू द। माइलोग्राफी क्या होती है भाई? माइलोग्राफी एक तरीके का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी करते हैं, ठीक है। इट इज़ अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर इन विच वी स्टडी या फिर वी एग्जामाइन द स्पाइनल कॉर्ड। तो इसके अंदर जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है उसको हम इनमें से कौन से स्पेस में इंट्रोड्यूस करते हैं? इसके अंदर जो कॉन्ट्रास्ट मीडियम है वो हम किस रूट से पेशेंट में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं? दैट इज़ इंट्राथीकल रूट, ठीक है। तो कौन सी स्पेस में? एपिड्यूरल, एपिडर्मल, सबड्यूरल या फिर सब अराक्नॉइड? तो क्या होता है भाई माइलोग्राफी के अंदर? सब अराक्नॉइड स्पेस में, ठीक है। सब अराक्नॉइड स्पेस में हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट जो है वो CSF के साथ सब अराक्नॉइड स्पेस में डालेंगे जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड और जो नर्व रूट्स हैं उसकी हम स्टडी कर पाए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कि भाई माइलोग्राफी स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी है, इसके अंदर हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं थ्रू इंट्राथीकल रूट इनटू सब अराक्नॉइड स्पेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप इमिट्स एक्सरे? इनमें से ऐसा कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो कि एक्सरे इमिट करेगा? पहला ऑप्शन है थीलियम 201, दूसरा है फ्लोरीन 18, तीसरा है एक्सरेज आर ऑब्टेन फ्रॉम एक्सरे ट्यूब्स ओनली, चौथा है फॉस्फोरस 32, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि भाई जो एक्सरेज है वो एक्सरे ट्यूब से ही निकलेगी, इसके अलावा कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप एक्सरेज नहीं इमिट कर सकता, यही बोल रहा है ये। तो देखते हैं भाई, लास्ट से चलते हैं। जो फॉस्फोरस 32 है, ठीक है, जो फॉस्फोरस 32 है वो क्या इमिट करता है? बीटा पार्टिकल्स, ठीक है। एक्सरेज और ऑप्टेन फ्रॉम एक्सरे ट्यूब्स ओनली, नहीं भाई, जो एक्सरेज है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप या फिर रेडियो न्यूक्लियाइड्स ये भी इमिट करती है एक्सरेज को, ठीक है। फ्लोरीन 18 की अगर मैं बात करूँ तो जो फ्लोरीन 18 है वो पॉजिट्रॉन इमिट करता है, ना कि एक्सरे, ठीक है। लेकिन जो थीलियम 201 है, थीलियम 201 में क्या होता है? इसके अंदर थीलियम 201 में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कैप्चर डीके होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डीके होगा, मतलब इसके अंदर क्या हो जाएगा कि जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर शेल का इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा? कैप्चर हो जाएगा। अल्टरनेटिव है बीटा पॉजिटिव डीके का, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर? प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो थीलियम 201 में इलेक्ट्रॉन कैप्चर मोड ऑफ डीके हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन कैप्चर डीके हुआ, तो इसने कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का प्रोडक्शन किया इस दौरान, ठीक है। कि भाई इसने जो जहाँ से इसने कैप्चर किया है वहाँ पे वेकेंट स्पेस हो गया, फिर वो ऊपर वाला आके भरेगा और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या होगी? इमिट होगी, ठीक है। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? न्यूक्लियर मेडिसिन में यूज़ करते हैं मायोकार्डियल इमेजिंग के लिए, न्यूक्लियर मेडिसिन में मायोकार्डियल इमेजिंग के लिए, ठीक है। तो भाई आ गई बात समझ में, कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप एक्सरे इमिट करता है ये हमने देखा था। फ्लोरीन 18 पॉजिट्रॉन इमिट करता है, फॉस्फोरस 32 बीटा पार्टिकल भी जो एक्सरे है वो सिर्फ एक्सरे ट्यूब से ही प्रोड्यूस नहीं होती। थीलियम 201 भी क्या करेगा? एक्सरेज का प्रोडक्शन करेगा। इलेक्ट्रॉन कैप्चर डीके होगा तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का प्रोडक्शन होगा। कहाँ यूज़ आ रहा है थीलियम 201? न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर मायोकार्डियल इमेजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन मैमोग्राफी ब्रेस्ट इज कंप्रेस टू। मैमोग्राफी के अंदर हम ब्रेस्ट को कंप्रेस तो कर रहे हैं, लेकिन वो किस लिए कर रहे हैं? पेशेंट की प्राइवेसी को प्रिजर्व करने के लिए, इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, MS को बढ़ाने के लिए, या फिर फिल्म साइज को रिड्यूस करने के लिए। तो भाई अगर मैं बात करूँ ब्रेस्ट कंप्रेशन की, तो ब्रेस्ट कंप्रेस करने के एडवांटेज क्या हो जाते हैं भाई? टिश्यू की थिकनेस कम हो गई, ठीक है। ब्रेस्ट हमने कंप्रेस कर दिया, टिश्यू की थिकनेस क्या हो गई? डिक्रीज़ हो गई। जो स्कैटर है, ठीक है, जो स्कैटरिंग है वो कम हो जाएगी। स्कैटर कम हो गई तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूव हो जाएगा। कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूव हुआ, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूव हुआ तो इससे क्या हो गया? इमेज क्वालिटी इम्प्रूव हो गई। इससे क्या हुआ? इमेज क्वालिटी भी इम्प्रूव हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मैमोग्राफी के अंदर ब्रेस्ट कंप्रेस हो रहा है, टिश्यू थिकनेस डिक्रीज हो गई, स्कैटर कम हो गया, कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूव हो गया और जो इमेज क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
एज अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेज द, भाई अल्ट्रासाउंड के फ्रिक्वेंसी के बढ़ने के साथ इनमें से क्या होता है, फ्रेम रेट डिक्रीज़ होगी, इमेज स्पेक्चर रिजोल्यूशन इंक्रीज़ होगा, स्कैनेबल डेप्थ इंक्रीज़ होगी, या फिर इमेज लेटरल रिजोल्यूशन डिक्रीज़ होगा। तो अगर मैं बात करूँ अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी की, तो जो अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी का जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो तो या तो स्पेक्चर रिजोल्यूशन पे पड़ेगा या स्कैनेबल डेप्थ पे पड़ेगा, ठीक है, ना कि लेटरल रिजोल्यूशन या फिर फ्रेम रेट पे, ठीक है। तो भाई अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी का किस किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, या तो स्पेक्चर रिजोल्यूशन या फिर डेप्थ के। तो भाई ये थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, डेप्थ वाला, कि फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो डेप्थ भी बढ़ेगी। नहीं भाई, फ्रिक्वेंसी तो डेप्थ के क्या है, या फिर पेनिट्रेशन की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये बढ़ेगी तो नहीं, इसके बढ़ने के साथ अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी जब भी बढ़ेगी तो जो स्पेक्चर रिजोल्यूशन है वो बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा भाई, फ्रिक्वेंसी अगर मैं बढ़ाऊँगी, अगर हम फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड की, तो जो वेवलेंथ है वो क्या हो गई, वेवलेंथ क्या हो गई, कम हो गई। वेवलेंथ कम हुई तो जो हमें स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो हैं जो हमें देखने थे वो क्या हो गए, उनकी रिजोल्यूशन क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। इसी के साथ क्या हो गया, स्पेक्चर रिजोल्यूशन भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इमेजिंग टेक्निक मेजर्स द रेट एट विच ब्लड इज डिलीवर्ड टू कैपिलरी बेड। कौन सी इमेजिंग टेक्निक ये मेज़र करेगी कि जो ब्लड है वो किस रेट पे कैपिलरी बेड पे डिलीवर्ड हो रही है। पहला है कार्डियक इमेजिंग, दूसरा है बोल्ड इमेजिंग दैट इज ब्लड ऑक्सीजनेटेड लेवल डिपेंडेंट, परफ्यूजन इमेजिंग या फिर डिफ्यूजन इमेजिंग। तो भाई क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल परफ्यूज़न इमेजिंग। परफ्यूज़न इमेजिंग जैसे कि सिटी परफ्यूज़न हो गया, एमआर परफ्यूज़न हो गया, न्यूक्लियर परफ्यूज़न स्टडी हो गई, ये क्या करती है, ये ब्लड फ्लो को जो या फिर जो ब्लड डिलीवर हो रहा है कैपिलरी बेड तक उसको मेज़र करेगी, ठीक है। डिफ्यूज़न इमेजिंग तो क्या करती है, ये तो भाई वाटर के मोशन को देखती है। बोल्ड इमेजिंग क्या होती है, जो कि ऑक्सीजनेशन चेंजेस देखता है, जो कि हम फंक्शनल एमआरआई में देखते हैं। और कार्डियक इमेजिंग तो बहुत ब्रॉडर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ यूज्ड एज अ डिटेक्टर इन मॉडर्न सिटी स्कैनर। इनमें से कौन सा डिटेक्टर हम मॉडर्न सिटी स्कैनर्स में यूज़ कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, दूसरा है फोटो डायोड, तीसरा है जिनोन गेज आयनाइजेशन चैम्बर, चौथा है फोटो स्ट्रीमेबल फॉस्फर। तो अगर मैं बात करूँ मॉडर्न सिटी स्कैनर्स की, तो मॉडर्न सिटी स्कैनर में हम यूज़ कर रहे हैं सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स, ठीक है। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं जैसे कि सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, सिंटिलेटर क्रिस्टल्स, जैसे कि हो गए कैडमियम टंगस्टन वगैरह, ठीक है। ये यूज़ होते हैं, क्यों यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि ये फास्ट होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, इसलिए। पहले की जनरेशन में हम क्या यूज़ कर रहे थे, पहले हम क्या यूज़ कर रहे थे, जिनोन गैस आयनाइजेशन चैम्बर यूज़ कर रहे थे, ठीक है। और फोटो स्ट्रीमेबल फॉस्फर तो हम सीआर में यूज़ करते हैं, ठीक है। फोटो डायोड इंडिविजुअल कंपोनेंट हो सकता है, लेकिन जो पूरे डिटेक्टर की जब हम बात करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। तो मॉडर्न सिटी स्कैनर में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्राइटेरिया फॉर चूजिंग एक्सरे टारगेट। जब भी हम एक्सरे ट्यूब का टारगेट चूज़ कर रहे हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया रखेंगे कि भाई एक्सरे टारगेट में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है लो मेल्टिंग पॉइंट, गुड हीट कंडक्टिविटी, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो हीट कंडक्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, गुड हीट कंडक्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बैड हीट कंडक्टिविटी। तो अगर हम बात करें एक्सरे टारगेट को चूज़ करने की, तो भाई एक्सरे ट्यूब टारगेट जैसे कि हो गया एनोड पर जो थर्मल लोड होता है वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जो टारगेट मटेरियल है हमें हाई मेल्टिंग पॉइंट का चाहिए और गुड थर्मल कंडक्टिविटी का चाहिए। हाई मेल्टिंग पॉइंट जिससे कि जल्दी गल ना जाए, और हाई थर्मल कंडक्टिविटी कि भाई जो इसका जो टेम्परेचर है, हीट है, वो जल्दी ना फैले, इसलिए हम क्या प्रेफर करते हैं, टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन प्रेफर करते हैं। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसकी हाई हीट कंडक्टिविटी है। हाई मेल्टिंग पॉइंट कितना है इसका, 3370 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ एक क्या हो जाता है, हाई एटॉमिक नंबर, जो इसका कितना है, 74। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रिड रेशो इज़ द रेशो बिटवीन, ग्रिड रेशो इनमें से किस किस के बीच का रेशो है। तो ग्रिड रेशो इज़ द रेशो बिटवीन हाइट ऑफ लेड स्ट्रिप्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ग्रिड रेशो इज़ द रेशो बिटवीन हाइट, ये जैसे ग्रिड रेशो हमें बताना है तो हाइट ऑफ लेड स्ट्रिप्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। रेशो अगर हाइयर है, ठीक है, अगर रेशो हाइयर है मतलब हाइयर ग्रिड रेशो
हायर स्कैटर रिजेक्शन, मतलब हायर स्कैटर रेडिएशन रिमूव, लेकिन इसी के साथ सेंसिटिविटी भी आई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैट्रिक साइज इन डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी इज। डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी के अंदर जो मैट्रिक साइज है वो कितना होता है, कितना प्रेफर करते हैं। तो डीएसए के अंदर जो मैट्रिक साइज है हम कितना प्रेफर करेंगे, 1024 इंटू 1024, जिससे कि जो वेजल है जो हमें डिटेल्ड और जूमिंग क्वालिटी में बनी रहे, इसलिए हम क्या प्रेफर करेंगे, डीएसए। डीएसए में कितना मैट्रिक साइज प्रेफर करेंगे, 124 इंटू 124, और ये क्यू है, क्यू इतना लार्ज मैट्रिक साइज हम प्रेफर कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या हो जाएगा, जिससे कि हमें जो वेजल डिटेलिंग जो है वो मेंटेन रहे, वेजल हमें डिटेल्ड में दिखे, जूमिंग क्वालिटी मेंटेन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सरे एटेन्यूएशन इज। एक्सरे एटेन्यूएशन क्या है, एक्सपोनेंशियल है, लीनियर है, इंडिपेंडेंट ऑफ फोटोन एनर्जी, या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर। तो भाई क्या होता है एक्सरे एटेन्यूएशन की जब हम बात करें तो I इज इक्वल टू I0 E माइनस म्यू एक्स। तो एक्सरे एटेन्यूएशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरेशन ऑफ यूजेज ऑफ अ TLT बेस्ट। TLD क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस जो कि रेडिएशन वर्कर्स को कितनी डोज रिसीव हुई है उसको मेज़र करने के लिए हम TLT पेज यूज़ करते हैं। तो हम इसको कितने ड्यूरेशन तक यूज़ कर सकते हैं, तो कितने ड्यूरेशन तक, 3 मंथ्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमल्शन यूज्ड इन एक्सरे फिल्म कंटेन्स। एक्सरे फिल्म के अंदर जो इमल्शन यूज़ हो रहे हैं वो इनमें से कौन सा मटेरियल कंटेन करेंगे, कैल्शियम टंगस्टेट, सोडियम सल्फाइड, सोडियम नाइट्रेट, या फिर सिल्वर ब्रोमाइड। तो अगर मैं बात करूँ एक्सरे फिल्म इमल्शन की तो ये फोटो सेंसिटिव क्रिस्टल्स, ठीक है, इट कंटेन्स photosensitive crystals and primarily silver bromide which is suspended in gelatin, ठीक है। एक्सपोजर हुआ तो सिल्वर ब्रोमाइड की लेटेंट इमेज बनती है जिसको डेवलप करके विजिबल सिल्वर में हम बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटी बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट्स आर मिनिमाइज्ड बाय इंक्रीजिंग द। जो सिटी बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट है वो इनमें से कौन सा फैक्टर अगर मैं इंक्रीज़ करूँगी तो वो कम हो जाएगा। पहला ऑप्शन है मैट्रिक साइज, दूसरा है ट्यूब वोल्टेज, तीसरा है स्कैन टाइम, चौथा है ट्यूब करंट। तो भाई जो बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट है वो कब होता है, ये तब होता है जब लो एनर्जी फोटोन जो एटीन्यूएट या फिर ट्रांसमिटेड करेगी तो जिससे जो मेन एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जो हायर एटॉमिक नंबर स्ट्रक्चर हो गई जैसे कि बोन और मेटल पर अफेक्ट बढ़ जाता है, तो अगर हम ट्यूब वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो जो स्पेक्ट्रम है वो हायर एनर्जी के साथ शिफ्ट हो जाएगा। तो जो एटीन्यूएशन है लोअर एनर्जी फोटोन का वो भी घट जाएगा, एटीन्यूएशन घटेगा लोअर एनर्जी फोटोन का, तो बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट है वो भी मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ट्यूब वोल्टेज दैट इज KVP। अगर हम KVP इंक्रीज करेंगे तो जो बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट हो क्या रहा है, जिसके अंदर लो एनर्जी फोटोन्स क्या हो रहे हैं, एटीन्यूएट हो रहे हैं, ठीक है। लो एनर्जी फोटोन्स एटीन्यूएट हो रहे हैं तो उसको कम करने के लिए हमने क्या किया, KVP बढ़ाया तो वो शिफ्ट हो गए हाई एनर्जी स्पेक्ट्रम की साइड, और जिसकी वजह से जो बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट है वो रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द TLT बैच शुड बी वॉर्न। जो TLT बैच है वो कहाँ पहनना चाहिए, चेस्ट, रिस्ट और हिप लेवल, अबव द लेड एप्रॉन, अबव और बिलो द लेड एप्रॉन, या फिर बिलो द लेड एप्रॉन। तो TLT बैच हमें कहाँ पहनना चाहिए, तो भाई डोसीमीटर हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं कि वो क्या रिकॉर्ड कर सके कि कितना एक्सपोजर बॉडी तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो हम किस पे लगाएंगे, बिलो द लेड एप्रॉन, ना कि वो एक्सपोजर की लेड एप्रॉन कितना ब्लॉक कर रहा है। तो बिलो द लेड एप्रॉन हम TLT बैच पहनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैथेटर यूज फॉर एंट्रोक्लाइसिस कौन सा, एंट्रोक्लाइसिस क्या होता है, स्मॉल बॉवल एनीमा। तो भाई स्मॉल बॉवल एनीमा क्या होता है, बेरियम की इन्वेस्टिगेशन है जो कि हम GI ट्रैक्ट के लिए कर रहे हैं। बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ करके स्मॉल बॉवल एनीमा को देखने के लिए इसको हम एंट्रोक्लाइसिस का दूसरा नाम है स्मॉल बॉवल एनीमा। तो भाई एनीमा का मतलब ये नहीं है कि हम इसे एनस के थ्रू ही इंजेक्ट करेंगे कॉन्ट्रास्ट मीडिया। स्मॉल बॉवल एनीमा के अंदर हम क्या करेंगे, कैथेटर यूज़ करके
ठीक है। कैथेटर यूज़ करके नोज़ के थ्रू जो कॉन्ट्रास्ट है वो इंजेक्ट करेंगे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर भाई, कौन सी ट्यूब हम प्रेफर करते हैं, कौन सी ट्यूब यूज़ करते हैं हम एंट्रोक्लाइसिस के अंदर, तो क्या हो जाएगा आंसर, दैट इज़ विल्बॉर डॉटर ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन आर यूज्ड इन सीआर कैसेट टू डिक्रीज पेशेंट डोज इन आयनाइजेशन चैम्बर टू कन्वर्ट एक्सरे फोटोन्स इनटू इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का जो यूज़ है फिल्म स्क्रीन रेडियोग्राफी के अंदर, ये इनकमिंग एक्सरे फोटोन को किस में बदल रहा है, इनकमिंग एक्सरे फोटोन्स को किस में बदल रहा है, विजिबल लाइट में। ठीक है, उनको विजिबल लाइट फोटोन्स में बदल रहा है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। तो जो रिक्वायर्ड एक्सपोजर है वो कम हो जाएगा, तो जो पेशेंट डोज है वो डिक्रीज हो जाएगा। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम ऑफ HSG स्टडीज़ टू इवेल्युएट। HSG क्या होता है, ये भी एक टाइप का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर है, हिस्ट्रोसल्पाइनोग्राफी जिसका पूरा नाम है। तो इसका एम क्या है, ये क्या इवेल्युएट करता है, फीमेल्स के अंदर ये होता है जो कि क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज को इवेल्युएट करेगा। IVP किडनी यूरेटर ब्लैडर फिस्चुलोग्राम फिस्चुला के लिए, माइलोग्राफी स्पाइनल कॉर्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, रिजॉल्विंग टाइम एंड डेड टाइम आर रिलेटेड टू। जो रिजॉल्विंग टाइम है और जो डेड टाइम है वो इनमें से किस में रिलेटेड है। ठीक है, तो जो रिजॉल्विंग टाइम और डेड टाइम है वो किससे रिलेटेड है, पल्स काउंटिंग डिटेक्टर, दैट इज GM काउंटर्स। ठीक है, GM काउंटर क्या है, दैट इज एरिया मॉनिटरिंग डिवाइस, सर्वे मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओरल कॉन्ट्रास्ट यूज फॉर सिटी एंट्रोक्लाइसिस। सिटी एंट्रोक्लाइसिस के अंदर हम इनमें से कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं, आयनिक डाइमर, नॉन आयनिक डाइमर, पॉलीमिथाइल सेल्यूलोस या फिर आयनिक मोनोमर। तो भाई जो सिटी एंट्रोक्लाइसिस है या फिर जो सिटी एंट्रोग्राफी है वो न्यूट्रल या फिर लो डेंसिटी, ठीक है, न्यूट्रल या फिर लो डेंसिटी के ओरल कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं, किस लिए, टू डिस्टेंट द स्मॉल वॉवल लूप्स, which allows for better visualization of enhancing the bowel wall and mucosal detail after IV contrast administration। तो कौन सा सॉरी ठीक है, तो कौन सा ओरल कॉन्ट्रास्ट हम यूज़ करेंगे सिटी एंट्रोक्लाइसिस के लिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पॉलीमिथाइल सेल्यूलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफैक्ट इज़ अ सिटी आर्टिफैक्ट। इनमें से कौन से टाइप का आर्टिफैक्ट है जो कि हमें सिटी स्कैन में दिखाई देगा, रिवर्बिरेशन, मैजिक एंगल, रिंग आर्टिफैक्ट या फिर केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट। ठीक है, तो भाई कौन सा आर्टिफैक्ट है जो स्पेसिफिक, जो हमें सिटी में ही दिखाई देगा, तो रिंग आर्टिफैक्ट जो है, जो कि ड्यू टू मिस कैलिब्रेशन ऑफ सिटी डिटेक्टर, सिटी की 3rd जनरेशन में आया था। तो जो रिंग आर्टिफैक्ट्स हैं दीज आर स्पेसिफिक टू सिटी एंड अराइज ड्यू टू मिस कैलिब्रेशन ऑफ डिटेक्टर्स। ठीक है, रिवर्बिरेशन आर्टिफैक्ट जो है, जो कि हमें USG में दिखाई देता है, इट इज़ कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट। मैजिक एंगल क्या है, MRI का आर्टिफैक्ट है, जिसको हम MRI टेंडन आर्टिफैक्ट भी बोल देते हैं, टेंडन में होता है ये। केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट भी कौन सा है, MRI का आर्टिफैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मतलब स्पेसिफिक इनमें से कौन सा आर्टिफैक्ट है सिटी के लिए, दैट इज रिंग आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द अर्लीस्ट मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिफाइबल रेड सेल प्रिकर्सन इन बोन मैरो। ठीक है, इनमें से रेड ब्लड सेल, ठीक है, रेड सेल का बोन मैरो के अंदर कौन सा प्रिकर्सर है जो कि हमें सबसे पहले आइडेंटिफाइड हो जाता है। पहला ऑप्शन है ऑर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट, दूसरा है बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, तीसरा है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, चौथा है पॉलीक्रोमेटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, तो भाई जो इरिथ्रोब्लास्ट है, जिसका दूसरा नाम प्रोनॉर्मोब्लास्ट भी होता है, ये अर्लीस्ट सेल है रेड ब्लड सेल्स के अंदर, जो कि आइडेंटिफाइड कर सकते हैं हम माइक्रोस्कोप के थ्रू बेस्ड ऑन इट्स डिस्टिंक्टिव मॉर्फोलॉजिकली फीचर्स। ठीक है, जैसे कि इसकी लार्ज साइज हो गई, हाई न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो एंड द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। ठीक है, ऑर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट को हम लेट नॉर्मोब्लास्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, ये मोर मैच्योर स्टेज है जहाँ पे न्यूक्लियस अब बहुत ज़्यादा कंडेंस हो चुका है।
ठीक है। बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट क्या हो जाता है, ये स्टेज है जो कि प्रोइरिथ्रोब्लास्ट के बाद आती है, स्मॉलर है, ज़्यादा कंडेंस क्रोमेटिन है देन द प्रोइरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। प्रो क्रोमेटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट जिसको हम इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट भी बोलते हैं, ये बेसोफिलिक के बाद, मतलब सबसे पहले हुआ प्रो, फिर आई बेसोफिलिक, फिर आई पॉलीक्रोमेटो, और उसके बाद क्या आई, ऑर्थोक्रोमेटो, ठीक है। तो पॉलीक्रोमेटो के अंदर क्या हो रहा है, ये वो स्टेज है जब साइटोप्लाज्म हीमो साइटोप्लाज्म इसके अंदर हमें मिक्स ऑफ ब्लू और पिंक रेड की जैसा दिखता है, किस वजह से, ड्यू टू इंक्रीजिंग हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन एंड डिक्रीजिंग आरएनए। तो ये क्या इंडिकेट करता है, फर्दर मैचुरेशन फ्रॉम द अर्लीस्ट फॉर्म। तो सबसे पहले प्रोइरिथ्रोब्लास्ट जिसको हम प्रो नॉर्मोब्लास्ट भी बोल देते हैं, ये है रेड सेल प्रिकर, मतलब रेड सेल की अर्लीस्ट मॉर्फोलॉजिकली यहाँ आइडेंटिफाइड हो जाएगी। उसके बाद आएगा बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है। इसके बाद आएगा पॉलीक्रोमेटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट एंड देन ऑर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्कुलर अल्ट्रासाउंड इमेजिंग रिलाइज ऑन। जो वस्कुलर अल्ट्रासाउंड इमेजिंग है वो इनमें से किस पे डिपेंड कर जाती है, बी मोड, रैमन इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट या फिर ब्राउनियन इफेक्ट। तो अगर मैं बात करूँ वस्कुलर अल्ट्रासाउंड का मतलब क्या हो गया, टू डिटेक्ट ब्लड फ्लो डायरेक्शन और वेलोसिटी, टू डिटेक्ट ब्लड फ्लो डायरेक्शन और वेलोसिटी, तो इट विल यूज़ डॉपलर, ठीक है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ठीक है। रैमन और ब्राउनियन इफेक्ट तो बिल्कुल ही इरिलेवेंट है यहाँ पे, और जो बी मोड है वो एनाटमी बताएगी हमें, ना कि फ्लो का मेजरमेंट, वस्कुलर फ्लो के बारे में कुछ हमें, या फिर ब्लड वेसल्स के बारे में कुछ हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सीआर इमेजिंग प्लेट्स आर मेड ऑफ। जो सीआर इमेजिंग प्लेट है वो किसकी बनी हुई होती है, बेरियम फ्लोरोहेलाइड, सोडियम आयोडाइड, सिल्वर हेलाइड या फिर सीजियम आयोडाइड, ठीक है। तो भाई सोडियम आयोडाइड तो क्या है, सेंटीलेटर है जो कि हम यूज़ करते हैं गामा कैमरास के अंदर, सीएसआई हम यूज़ करेंगे, फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स के अंदर, और जो सिल्वर हेलाइड है उसको तो हम यूज़ कर लेते हैं कन्वेंशनल फिल्म के अंदर। तो सीआर इमेजिंग प्लेट्स के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, बेरियम फ्लोरोहेलाइड, डेट इज़ यूरोपियम डोप्ड, ठीक है, यूरोपियम डोप्ड बेरियम फ्लोरोहेलाइड हम प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एक्सरे प्रोटोन विथ, ठीक है, द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन्स प्रोड्यूस विद 100 kVp एक्सपोजर विल बी, 100 kVp एक्सपोजर, ठीक है, 100 kV अगर हम एक्सपोजर दे रहे हैं तो जो एक्सरे फोटोन्स हैं वो हाईएस्ट कितनी एनर्जी के प्रोड्यूस हो सकते हैं, मैक्सिमम फोटोन एनर्जी प्रोड्यूस बाय एन एक्सरे ट्यूब करस्पॉन्ड्स अप्रॉक्सीमेटली टू अप्लाइड kVp, ठीक है, कितना अप्लाइड kVt, 100 kVp। तो 1 kVp क्या होता है, 1 kVp इज इक्वल टू 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर इलेक्ट्रॉन एनर्जी, सो 100 kVp इज इक्वल टू 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन। तो अगर मैं बात करूँ रेडिएशन प्रोटेक्शन के प्रिंसिपल की तो क्या हो जाएगा, टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग। वैसे इसको हम क्या बोल देते हैं, मेथड, और मेथड्स ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन बोल देते हैं, लेकिन अगर हमें ऐसे प्रिंसिपल मेंशन कर दिया क्वेश्चन में और ऑप्शंस ये है तो बिल्कुल हम यही करेंगे, ठीक है। बाकी ये क्या होता है, मेथड्स और प्रिंसिपल्स के अंदर क्या आ जाता है, जस्टिफिकेशन, ऑप्टिमाइजेशन एंड डोज लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, विच वन इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इनमें से कौन सी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एक्सरे, अल्फा रेडिएशन, पॉजिट्रॉन पार्टिकल्स या फिर बीटा रेडिएशन। तो भाई कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, भाई अल्फ़ा और बीटा, और ये तो अल्फ़ा बीटा, ये तो क्या हो गए, अल्फ़ा बीटा तो हो गए पर्टिकुलेट रेडिएशन, पॉजिट्रॉन हो गया एंटी मैटर पार्टिकल्स, और जो एक्सरेज हैं, ठीक है, एक्सरेज क्या हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टिश्यू हार्मोनिक इमेजिंग इज़ अ टेक्निक यूज्ड इन। टिश्यू हार्मोनिक इमेजिंग के इनमें से कौन सी टेक्निक में यूज़ होती है,
जो टिश्यू हार्मोनिक इमेजिंग टेक्निक है वो इनमें से कौन सी इमेजिंग मॉडलिटी में यूज़ होती है? अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, सिटी स्कैनर, एक्सरे एंजियोग्राफी या फिर एमआरआई स्कैनर। तो टिश्यू हार्मोनिक इमेजिंग एक अल्ट्रासाउंड टेक्निक है जहाँ पे जो ट्रांसड्यूसर है वो ट्रांसमिट करेगा फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी को एंड रिसीव सिग्नल्स एट हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी जनरेटेड बाय नॉन लीनियर प्रोपोगेशन इन टिश्यू। ये क्या कर रहा है, ये क्या करता है टिश्यू हार्मोनिक इमेजिंग? क्यों हम प्रेफर करते हैं टिश्यू हार्मोनिक इमेजिंग टेक्निक को अल्ट्रासाउंड के अंदर? क्योंकि ये रिजोल्यूशन इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव्स रिजोल्यूशन एंड रिड्यूसिंग आर्टिफैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वाई व्यू इज़ पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड विच व्यू सीरीज। जो वाई व्यू है वो इनमें से कौन से पार्ट की सीरीज़ है? फुट, स्कैपुलर, शोल्डर या फिर स्कल। तो वाई व्यू क्या है? स्कैपुलर वाई व्यू। स्कैपुलर वाई व्यू बोल देते हैं हम इसको। ये स्पेशल रेडियोग्राफिक प्रोजेक्शन है किसका? शोल्डर का। विच इज़ यूज टू असेस डिसलोकेशंस एंड प्रॉक्सिमल ह्यूमरस अलाइनमेंट। जो स्कैपुला है यहाँ पे वो वाई शेप बनाती है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? वाई शेप बनाती है विथ एक्रोमियन एंड कोरेकॉइड, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? वाई व्यू। तो ये किसके लिए होती है? शोल्डर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डीएसए, डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी के अंदर जो डिजिटल मास्क इमेज इज़ एन इमेज एक्वायर्ड, ठीक है। जो डिजिटल मास्क इमेज लेते हैं वो विदाउट वस्कुलर कॉन्ट्रास्ट लेंगे, विथ वस्कुलर कॉन्ट्रास्ट लेंगे, विथ लो एमए लेंगे या फिर विथ लो केवी। तो भाई डिजिटल मास्क इमेज वो एक तरीके की प्लेन इमेज है, ठीक है, जो कि हम कैसे लेते हैं? विदाउट वस्कुलर कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट वेरीज विद एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन एस। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड क्यूब एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी का क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वर्ड कंप्यूटेड टोमोग्राफी। टोमो मीन्स, वर्ड कंप्यूटेड टोमोग्राफी में टोमो का मतलब क्या होता है? स्लाइस या फिर सेक्शन। तो इसको हम क्या सेक्शनल रेडियोग्राफी भी बोल देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन। तो अगर मैं बात करूँ फूड एब्जॉर्प्शन की, तो फूड एब्जॉर्प्शन की फंक्शनल यूनिट क्या हो जाती है? विलाई, ठीक है, जो कहाँ पाई जाएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की भी म्यूकोसा के अंदर, जिसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, विलाई मिलेगी जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अल्ट्रासाउंड कैलकुलस विल अपीयर विथ विच आर्टिफैक्ट, ठीक है। अल्ट्रासाउंड के अंदर जो कैलकुलस है वो किस आर्टिफैक्ट से अपीयर होंगे? मिरर, अकॉस्टिक शेडोइंग, अकॉस्टिक एनहांसमेंट, विंड मिल। तो क्या हो जाएगा भाई? जो कैलकुलस या फिर जो स्टोन है वो हाईली रिफ्लेक्टिव और एटेन्यूएटिंग है। ये अपनी स्ट्रॉन्ग इको को रिटर्न करेगा और एक पोस्टीरियर अकॉस्टिक शेडो, ठीक है, पोस्टीरियर अकॉस्टिक शेडो प्रोड्यूस करता है। तो अकॉस्टिक एनहांसमेंट जो आर्टिफैक्ट है वो होता है फॉर फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। सॉरी अकॉस्टिक एनहांसमेंट तो होता है फॉर फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर। सॉरी बोल सही रही थी, ठीक है। ये मैं बता रही थी कि भाई जो अकॉस्टिक एनहांसमेंट है वो तो होता है फॉर फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर, और जो अकॉस्टिक शेडोइंग है वो किस में होता है? कैलकुलस या फिर स्टोन में, ठीक है। क्या करता है ये भाई? जो स्ट्रॉन्ग इकोज है वो रिटर्न करता है उनको और पोस्टीरियर अकॉस्टिक शेडो को क्रिएट करता है, बेसिकली रिटर्न स्ट्रॉन्ग इकोज। एंड ये जो अब ये स्ट्रॉन्ग इको रिटर्न हुई तो इन्होंने क्या कर दिया? पोस्टीरियर अकॉस्टिक शेडो को प्रोड्यूस कर दिया। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? अकॉस्टिक शेडोइंग। अब ये जो पोस्टीरियर अकॉस्टिक शेडो है वो हमें कैसे दिखाई देगी? कैलकुलस या फिर स्टोन के जैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सीरम एंजाइम इज यूज एज अ डायग्नोस्टिक मार्कर फॉर एक्यूट पैंक्रियाटिस। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के केस में हम कौन सा सीरम एंजाइम यूज़ करेंगे एज अ डायग्नोस्टिक मार्कर? फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइडेज, दूसरा है अस्पार्टेड अमाइनो ट्रांसफेरेज, तीसरा है ट्रिप्सिन, चौथा है अमाइलेज। तो भाई जो सीरम अमाइलेज है वो क्या हो जाता है? राइज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है या फिर राइज हो जाता है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के केस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द क्रिस्टल यूज्ड इन एक्सरे फिल्म इमल्शन। इनमें से कौन सा क्रिस्टल है जो कि एक्सरे फिल्म इमल्शन में यूज़ आता है? पहला ऑप्शन है सीजियम आयोडाइड, दूसरा है सिल्वर नाइट्रेट, तीसरा है सिल्वर ब्रोमाइड, चौथा है कैल्शियम टंगस्टेट। तो कौन सा क्रिस्टल हम एक्सरे फिल्म इमल्शन में यूज़ करेंगे? दैट इज़ सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इनमें से कौन सा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट हो जाते हैं? डिडेनम, जेजूनम एंड ईलियम। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? ईलियम। बाकी किसके पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम, कोलोन, रेक्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल्टर्स आर यूज्ड इन डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब टू। जो डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब के अंदर जो फिल्टर्स है वो किस लिए यूज़ होते हैं? फिल्टर्स जो कि यूजुअली किसके बने हुए होते हैं? एल्यूमिनियम के। ये क्या करते हैं? लो एनर्जी, ठीक है, लो एनर्जी एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, एंड दस हार्डनिंग द एक्सरेज बाय रिमूविंग द सॉफ्ट एक्सरेज। मतलब कि सॉफ्ट एक्सरेज का मतलब होता है लो एनर्जी एक्सरे, हार्ड एक्सरेज का मतलब होता है हाई एनर्जी एक्सरे। तो फिल्टर्स क्या करता है? लो एनर्जी एक्सरेज को क्या करता है? रिमूव कर देगा, एब्जॉर्ब कर देगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ रिमूव द सॉफ्ट एक्सरे, दैट इज़ लो एनर्जी एक्सरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 इन MRI विच आर रेस्पॉन्सिबल टू ऑब्टेन द स्पेशल इंफॉर्मेशन अबाउट द टिश्यू सिग्नल। MRI के अंदर इनमें से कौन सी कॉइल्स रेस्पॉन्सिबल होगी स्पेशल इंफॉर्मेशन, अच्छा ठीक है, टिश्यू सिग्नल के बारे में स्पेशल रिजोल्यूशन को ऑब्टेन करने के लिए इनमें से कौन सी कॉइल्स हम प्रेफर करेंगे? तो MRI के अंदर, ठीक है, तो MRI के अंदर अगर हम बात करें तो स्पेशल लोकलाइजेशन इज़ अचीव्ड बाय अप्लाइंग लीनियर मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट्स, जो कि ग्रेडियंट कॉइल्स से हमें मिलेगा। ग्रेडियंट कॉइल्स कौन कौन सी हो जाती है? एक्स, वाई, जेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असेंडिंग यूरेथ्रोग्राम इज़ यूज टू डेमोन्स्ट्रेट, ठीक है। असेंडिंग यूरेथ्रोग्राम इनमें से कौन सा पार्ट इवेल्युएट करने के लिए या फिर कौन सा पार्ट विजुअलाइज, कौन सा पार्ट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे? वेसिको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स, पोस्टीरियर यूरेथ्रा, प्रोस्टेट या फिर एंटीरियर यूरेथ्रा। तो असेंडिंग यूरेथ्रोग्राम या फिर मैं इसको बोल दूँ रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम, दैट इज़ RGU। रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम दैट इज़ RGU, ठीक है। इमेजेस द एंटीरियर यूरेथ्रा, एंटीरियर यूरेथ्रा दिखता है हमें इसमें बाय इंजेक्टिंग कॉन्ट्रास्ट फ्रॉम मीटर्स एंड इमेजिंग पोस्टीरियर यूरेथ्रा, ठीक है। ये तो इसमें तो हमें एंटीरियर यूरेथ्रा दिखा, और अगर हमें इमेजिंग करनी है पोस्टीरियर यूरेथ्रा की, तो जो पोस्टीरियर यूरेथ्रा है वो ऑफन असेस्ड होता है MCU, जो कि फॉर मेल्स विद सस्पेक्टेड पोस्टीरियर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंटीरियर यूरेथ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द हील इफेक्ट इंक्रीजेज व्हेन द। जो हील इफेक्ट है वो कब इंक्रीज होगा? पहला ऑप्शन है टारगेट मटेरियल इज चेंज अदर देन टंगस्टन, टारगेट एंगल इज रिड्यूस्ड, अप्लाइड केवी इज रिड्यूस्ड, ट्यूब करंट MA इज रिड्यूस्ड। तो भाई हील इफेक्ट होता क्या है? हील इफेक्ट होता क्या है कि जो जब इंटेंसिटी, ठीक है, जो इंटेंसिटी है एक्सरे बीम की, जो इंटेंसिटी है एक्सरे बीम की वो हाइयर है कैथोड साइड पे, हाइयर हो जाएगी कैथोड पे, और लोअर हो जाएगी एनोड साइड पे, ठीक है। तो अगर टारगेट एंगल रिड्यूस्ड है तो हील इफेक्ट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि अगर स्मॉलर एंगल है, स्मॉलर एंगल मीन्स दैट एक्सरे इमिटेड टूवर्ड्स द एनोड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई? टारगेट एंगल के रिड्यूस होने से जो हील इफेक्ट है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये हमने देख लिया कि भाई हील इफेक्ट होता क्या है जब एक्सरे बीम की इंटेंसिटी हाइयर होगी कैथोड पे और लोअर होगी एनोड पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग MRI सीक्वेंसेज इज़ यूज फॉर द इवेल्यूशन ऑफ ब्रेन स्ट्रोक। तो ब्रेन स्ट्रोक के केस में हम कौन सा MRI सीक्वेंस प्रेफर करेंगे, TSC या फिर स्पिर, TSC स्पिर फ्लेयर या फिर DWI। स्पिर क्या हो जाता है, स्पेक्ट्रल प्रीसेचुरेशन फॉर फैट सप्रेशन, ठीक है। फ्लैर फ्लूइड एटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी CSF के लिए DWI, बिल्कुल DWI इज़ वेरी सेंसिटिव फॉर इस्चेमिक स्ट्रोक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो ब्रेन स्ट्रोक के केस में हम कौन सा MRI सीक्वेंस प्रेफर करेंगे ब्रेन स्ट्रोक को इवेल्युएट करने के लिए, डेट इज़ डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जुडेट्स प्रोजेक्शन टू डेमोन्स्ट्रेट। तो जुडेट प्रोजेक्शन, जो जुडेट व्यू है वो कौन से पार्ट को विजुअलाइज करने के लिए करेंगे या फिर कौन से पार्ट को इवेल्युएट करने के लिए करेंगे। तो इट इज़ फॉर एसिटाब्यूलर फ्रैक्चर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, एसिटाब्यूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्रेशन इन मैमोग्राफी इंक्रीज। कंप्रेशन कर रहे हैं हम मैमोग्राफी में तो क्या इंक्रीज होगा, एवरेज ग्लैंडुलर डोज, एक्सरे पेनिट्रेशन, इमेज मैग्नीफिकेशन या फिर ब्रेस्ट थिकनेस। तो भाई कंप्रेशन कर रहे हैं तो अफेक्टिव टिश्यू थिकनेस तो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो भाई ब्रेस्ट की थिकनेस ना तो बढ़ेगी, भाई थिकनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब कम हो गई तो क्या हो जाएगा, जो एक्सरे बीम है पेनिट्रेट ज़्यादा करेगी मोर यूनिफॉर्मली। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ब्रेस्ट थिकनेस कम हुई, KVP बढ़ता है, KVP बढ़ेगा मतलब पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा और कैसा होगा, यूनिफॉर्म कंप्रेशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनियम थायोसल्फेट इज़ यूज्ड एज अ, अमोनियम थायोसल्फेट हम एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करेंगे, रिस्ट्रेनर, डेवलपिंग एजेंट या फिर फिक्सिंग एजेंट। तो मतलब ये किसकी बात कर रहा है, कि कर रहा है डार्क रूम के बाद, डार्क रूम के अंदर जो अमोनियम थायोसल्फेट है, तो अमोनियम थायोसल्फेट हम क्या करते हैं, एज अ फिक्सिंग एजेंट यूज़ करते हैं। क्या करता है फिक्सिंग एजेंट, क्या करेगा कि जो अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड्स है उनको रिमूव करने के लिए फिक्सर्स काम आते हैं। तो ये जो फिक्सिंग एजेंट है वो क्या है, अमोनियम थायोसल्फेट। डेवलपिंग एजेंट्स क्या कर रहे हैं, डेवलपर क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है सिल्वर ब्रोमाइड को मेटेलिक सिल्वर में, सिल्वर ब्रोमाइड को मेटेलिक सिल्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच कॉन्ट्रास्ट एजेंट इज़ यूज्ड इन DSA, डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी के अंदर हम कौन सा कॉन्ट्रास्ट यूज़ कर रहे हैं। तो कौन सा कर रहे हैं, बिल्कुल आयोडीनेटेड रेडियोपेक कॉन्ट्रास्ट एजेंट, डेट इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस सिग्नल्स इज इंड्यूस्ड व्हेन। जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस सिग्नल है मतलब किस में होता है, ये NMR किसका प्रिंसिपल है, MRI का। तो ये इंड्यूस होगा कब, जब रिलैक्सेशन होगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी फील्ड टर्न ऑन होगी, प्रोटॉन स्पिन इंक्रीज होगी या फिर साउथ और नॉर्थ पोल अलाइंड हो जाएंगे। तो भाई अगर हम बात करें NMR की या फिर MRI के सिग्नल की, तो ये इंड्यूस्ड होगी आफ्टर RF एक्साइटेशन, न्यूक्लियर पेजेस एंड देन रिलैक्स बैक टू इक्विलिब्रियम, ठीक है। NMR जो सिग्नल है वो कब इंट्रोड्यूस होगा, आफ्टर, जब जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है वो क्या हो गया, एक्साइटेशन, वो एक्साइट हो गया, न्यूक्लियर प्रेसाइज हो गई और उसके बाद रिलैक्स बैक टू इक्विलिब्रियम। तो इंड्यूस सिग्नल आ जाएगा MRI में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस सिग्नल या फिर MRI सिग्नल इज इंड्यूस व्हेन ए रिलैक्सेशन अकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं TL मटेरियल, दैट इज़ थर्मोन्यूमिनेसेंस मटेरियल, जो कि हम TLT बैच में यूज़ कर रहे हैं इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर कौन सा थर्मोन्यूमिनेसेंस मटेरियल हम प्रेफर कर रहे हैं, दैट इज़ कैल्शियम सल्फेट, और ये डिस्पोर्शियम डोज कैल्शियम सल्फेट वी आर प्रेफरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन चेस्ट PA व्यू द एक्सरे फील्ड सेंटर इज पोजिशनड एट द लेवल ऑफ। चेस्ट PA व्यू के अंदर हम जो सेंटरिंग है वो कहाँ रखते हैं, 7th थोरेसिक वर्टिब्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, माइक्रोबियल, बायोलॉजिकल वेस्ट एंड सॉलिड वेस्ट आर डिस्पोज्ड इन। इस टाइप का जो वेस्ट है कौन सा, ह्यूमन और एनिमल वेस्ट हो गया, माइक्रोबियल, बायोलॉजिकल वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट है वो हम कौन से
कौन से कलर के बैग में डालेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल येलो बैग में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भाई बायोमेडिकल वेस्ट तो अच्छे से कर ही लेना, उसमें हर बार कुछ ना कुछ बैग वाला क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिटी स्कैनर पेशेंट रेडिएशन डोज इज़ मेजर्ड है। सिटी स्कैनर्स के अंदर जो पेशेंट की रेडिएशन डोज है वो हम कैसे मेज़र करेंगे, मीन ग्लैंडुलर डोज, द डोज डिलीवर्ड एट द सेंटर ऑफ द स्लाइस स्कैन, सिटी डोज इंडेक्स, या फिर रेडिएशन एक्सपोजर। तो भाई पेशेंट को कितनी रेडिएशन डोज लगी है, तो ये रेडिएशन एक्सपोजर का मतलब तो क्या हो गया भाई, कितना एक्सपोज हुआ है। अब हमें वो मेज़र करना है कितना डोज लगी है, तो वो हम कैसे मेज़र करेंगे, सिटी स्कैन के अंदर। तो कैसे करते हैं, सिटी डोज इंडेक्स, ठीक है, सिटी रेडिएशन डोज इज कैरेक्टराइज बाय द CTDI, दैट इज सिटी डोज इंडेक्स, ठीक है। इट रिप्रेजेंट डोज फ्रॉम सिंगल स्लाइस इन द स्टैंडर्डाइज फॉर टोन, और जो भी हम यूज़ करेंगे इसका पता लगाने के लिए, मीन ग्लैंडुलर डोज, या फिर अगर मैं इसको बोल दूँ सिंपली सेंटर डोज, जो कि ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है, ये हम किस में हो जाती है, मीन ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर टिश्यू कहाँ मिलता है आपको, ब्रेस्ट के अंदर। ब्रेस्ट के लिए क्या होती है, मैमोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज़ द टारगेट मटेरियल ऑफ मैमोग्राफी एक्स-रे ट्यूब। मैमोग्राफी के एक्स-रे ट्यूब के लिए हम कौन सा टारगेट मटेरियल प्रेफर करते हैं, मॉलिब्डेनम या फिर मॉलिब्डेनम रोडियम कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमें लो एनर्जी रेंज चाहिए होती है 17 से 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसके लिए मॉलिब्डेनम हम प्रेफर करते हैं। और टंगस्टन हम जनरल रेडियोग्राफी में प्रेफर करते हैं, कितनी, 17 से 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिंग आर्टिफैक्ट अकर्स बिकॉज ऑफ द, तो हमने देखा है भाई रिंग आर्टिफैक्ट थर्ड जनरेशन के अंदर आए थे, किस वजह से आए थे, ड्यू टू मिसकैलिब्रेशन ऑफ डिटेक्टर्स। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, ये फॉल्टी डिटेक्टर इन द सिटी स्कैनर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पल्स ऑक्सीमीटर इज़ यूज टू मेज़र था। जो पल्स ऑक्सीमीटर हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या मेज़र करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, हार्ट रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ब्लड प्रेशर या फिर ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन। तो जो पल्स ऑक्सीमीटर है जो कि क्या यूज़ कर रहा है, रेड एंड इंफ्रारेड लाइट एमिटिंग डायोड, रेड एंड इंफ्रारेड LEDs टू एस्टिमेट ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ इन्वर्टोग्राम इज डन फॉर। जो रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं हम इन्वर्टोग्राम, जो कि हम किस में करते हैं, पीडिया पेशेंट्स में, बच्चों में, पीडियाट्रिक पेशेंट्स में। तो वो हम किसके लिए कर रहे हैं, कॉस्ट्रोफेनिक एंगल को देखने के लिए, लंग के कार्डियक शेडो, वर्टिब्रल एनम, या फिर सस्पेक्टेड एनल ऑट्रेशिया, ठीक है। अगर बच्चों के अंदर एनल ऑट्रेशिया सस्पेक्टेड है तब हम कौन सी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वर्टोग्राम। क्या होता है भाई इन्वर्टोग्राम, नाम से ही पता करना है, उल्टा। तो हमको बेबी इसमें क्या कर देते हैं, बिल्कुल रेडियोग्राफ विथ बेबी इन्वर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है, इन नॉर्मल ब्रेन MR स्पेक्ट्रोस्कोपी विच मेटाबोलाइट प्रोड्यूसेस हाई एम्पलीट्यूड पीक। नॉर्मल ब्रेन के MRS में कौन सा मेटाबोलाइट सबसे ज़्यादा हाई एम्पलीट्यूड पीक पे जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें नॉर्मल ब्रेन की, तो जो एन एसिटाइल अस्पार्टेट है, ठीक है, एन एसिटाइल अस्पार्टेट, डेट इज़ NAA, ये जाएगा पीक पे, NAA पीक, जो कि अराउंड कितना होता है, अराउंड 2.0 ppm, जो कि टिपिकली हाईएस्ट है ऑफ न्यूरल इंटीग्रिटी। लैक्टेट लिपिड पीक्स अपेयर इन पैथोलॉजी, लैक्टेट और लिपिड पीक है, ये अपने कोई पैथोलॉजी फाइंड हुई है ब्रेन में तो ये जाएंगे पीक पे। और वाटर जो होता है वो तो क्या हो जाएगा, सप्रेस्ड हो जाता है MRS में, ठीक है। तो अगर नॉर्मल ब्रेन है तो जो एन एसिटाइल अस्पार्टेट मेटाबोलाइट है वो पीक पे जाएगा। और अगर पैथोलॉजी हमें दिख रही है तो लैक्टेट लिपिड और वाटर तो सप्रेस्ड हो जाता है टिपिकल MRS एक्वाइजिशन के अंदर। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड इट्स डक्ट बाय मीन्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज
टर्म्ड एज, ठीक है। हमें सलाइवरी ग्लैंड और उसके डक्ट की स्टडी करनी है, तो इनमें से कौन सा रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन फिर कौन सा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हम प्रेफर करेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल साइलोग्राफी। साइलोग्राफी हम किस लिए करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स की स्टडी के लिए, साइनोग्राफी साइनस के लिए, डक्टोग्राफी डक्ट्स के लिए, ठीक है, बेसिकली ब्रेस्ट डक्ट्स के लिए। और अगर मैं बात करूँ डेक्रोसिस्टोग्राफी, तो ये किसके लिए करते हैं, लैक्राइमल डक्ट्स के लिए, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, आइज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन रेडियोलॉजी व्हाट इज़ एफएफडी। रेडियोलॉजी के अंदर एफएफडी क्या है, तो एफएफडी क्या हो जाता है, फोकल स्पॉट टू फिल्म डिस्टेंस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉल्स इज फाउंड बिटवीन लेफ्ट ऑट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट ऑट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल दैट इज LLB। तो लेफ्ट ऑट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल पाई जाती है, बाइकस्पिड वॉल, जिसको हम मिट्रल वॉल भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द KVP बिटवीन एनोड एंड कैथोड ऑफ एन एक्सरे ट्यूब डिटरमाइंस फिल्म स्पीड, इमेज कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट एजेंट, इंजेक्शन टाइम, ग्रिड रेशो। तो भाई केवीपी जो है एनोड और कैथोड के बीच में, ये क्या बताएगा, तो केवीपी केवीपी कंट्रोल्स बीम क्वालिटी, पेनिट्रेटिंग पावर, एंड KVP इज डायवर्स टू कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। और KVP क्या बताता है, कौन सा फैक्टर, कॉन्ट्रास्ट, इमेज का कॉन्ट्रास्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। तो इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हो जाएगा, तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते ही क्या है, दैट डिकम्पोजेस नेचुरली, जो कि नेचुरली डिकम्पोज हो जाते हैं बाय बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो जो वुड है वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोटोस्ट्रीमेबल फॉस्फर दैट इज PSP। तो PSP इनमें से कौन सी एक्सरे मशीन्स में यूज़ होता है, DDR डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी दैट इज़ DDR, इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी। डिजिटल रेडियोग्राफी दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, या फिर कंप्यूटर रेडियोग्राफी या फिर कन्वेंशनल रेडियोग्राफी, ठीक है। तो भाई जो डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी है वो तो अमॉर्फस सिलिकन, ठीक है, अमॉर्फस सेलेनियम यूज़ करता है ये मेनली, ठीक है। कौन सा, अमॉर्फस सेलेनियम करता है ना डायरेक्ट डिजिटल, हाँ डायरेक्ट डिजिटल अमॉर्फस सेलेनियम कर लेगा, इनडायरेक्ट सिलिकन कर लेगा, ठीक है। या और जो CR है वो क्या कर लेगा, फोटो स्ट्रीमेबल फॉस्फर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरेज यूज़ फॉर मैमोग्राफी। यार मैमोग्राफी के अंदर कौन से एक्सरेज यूज़ हो रहे हैं, तो मैमोग्राफी के अंदर हमें सॉफ्ट टिश्यू की स्टडी करनी है। सॉफ्ट टिश्यू की स्टडी के लिए हमें लो एनर्जी एक्सरे चाहिए, तो लो एनर्जी एक्सरेज कौन सी हो जाती है हमारी, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिड इज़ यूज टू। जो ग्रिड है उसका यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, तो ग्रिड का हम यूज़ करते हैं स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस करने के लिए, जो कि रिसेप्टर तक पहुंच रही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कंट्रोल द स्कैटर फोटोन रीचिंग द रिसेप्टर, रिड्यूस द पेशेंट डोज। नहीं, ग्रिड तो पेशेंट डोज को बढ़ा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉल्व इज फाउंड बिटवीन राइट ऑट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अभी हमने देखा LLB लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, तो कौन सा वॉल मिल रहा है हमें, बाइकस्पिड वॉल या फिर मिट्रल वॉल। और राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में हमें कौन सा मिलेगा, ट्राइकस्पिड वॉल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन कन्वर्ट्स द लेटेंट इमेज इनटू अ विजिबल इमेज। और लेटेंट इमेज विजिबल इमेज में इनमें से किस में कन्वर्ट होगी, सेंसिटोमीटर, ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन या फिर डेंसिटोमीटर। तो भाई कौन सा इससे को क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन है, तो कौन सा हो जाएगा भाई, बिल्कुल ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर, यही लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट कर देगा। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन तो अलग है, डेंसिटोमीटर अलग है, ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करने वाला। ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर के अंदर क्या हो रहा है, डेवलपर
ठीक है। रिंजिंग नहीं हो रहा इसके अंदर क्योंकि ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर है, रोलर्स लगे हुए होते हैं तो वो ही स्क्वीज आउट कर देता है एक्सेस डेवलपर को। फिर फिक्सिंग, फिर वॉशिंग और फिर ड्राइंग। तो ये ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर के स्टेप है, तो इसके अंदर लेटेंट इमेज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, विजिबल इमेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी लोब्स देयर आर इन लेफ्ट लंग। तो अगर मैं बात करूँ लेफ्ट लंग की तो 2 लोब होते हैं, लोअर एंड अपर, ठीक है। और राइट लंग की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 3 लोब होते हैं, लोअर, मिडल और अपर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमआरआई सीक्वेंस डिपिक्ट्स ब्लड वेजल्स एज ब्राइट हाइपर सिग्नल। ठीक है, कौन इनमें से कौन सी एमआरआई सिग्नल के अंदर जो ब्लड वेजल्स है वो हमें ब्राइट दिखाई देगी एज अ हाइपर सिग्नल। पहला ऑप्शन है स्पिन इको, दूसरा है ग्रेडियंट इको, तीसरा है टर्बो स्पिन इको या चौथा है डिफ्यूजन वेटेड। तो भाई जो ग्रेडियंट इको सीक्वेंस है इसके अंदर हमें ब्राइट ब्लड सिग्नल दिखाई देंगे, दैट इज़ फ्लो रिलेटेड एनहांसमेंट, फ्लो रिलेटेड एनहांसमेंट जहाँ पे हमें ब्लड कैसा दिखाई देगा, हाइपर इंटेंस। ठीक है, ब्लड कैसा दिखाई देगा, हाइपर इंटेंस, इट इज़ हाइपर सिग्नल ब्राइट। ठीक है। DWI डिफ्यूज़न वेटेड हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, डिफ्यूज़न के लिए। टर्बो स्पिन इको वो फास्ट स्पिन इको वाला हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रेडियंट इको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और जो लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल डोज फॉर रेडिएशन वर्कर। रेडिएशन वर्कर के लिए मैक्सिमम परमिसिबल डोज कितनी है, तो कितनी है भाई, 20 मिलीसाइवर्ट पर ईयर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं और टोटल क्वेश्चन नंबर 69 हमने आज किए हैं। और कौन से पेपर के हैं ये, एम्स ऋषिकेश का जो 23 में पेपर हुआ था 2023 में, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हमने आज की वीडियो में सॉल्व करे हैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, जाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार एस्पायरेंट्स की टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो एस्पायरेंट्स की टेस्ट सीरीज़ लेना ना भूलें, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। लिंक आपको नीचे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी ओनली 399 की है, बट स्टिल आप अगर कोड लगाओगे रेडिएशन तो आपको 5% ऑफ अवेलेबल होगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Kindly like, comment, share and subscribe the channel.